फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ना केवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की वजह से बल्कि इसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली क्या कवर होगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके अलावा नोट्स ऑफ अकाउंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली कवर होते हैं। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के लिए बनाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 एप्लीकेबल हो जाता है। वहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं विच इज फॉर द अदर देन कंपनीज, लाइक आपका प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकता है, इसके अलावा एचयूएफ हो सकता है, तो ऐसे में सवाल उठता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय हम जनरली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, लेकिन अब आपको मालूम होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, इट मींस जो कंपनीज नहीं है लाइक प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप और एलएलपी, उनके लिए भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। अब उनको भी कहा जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ड्रॉ करने होंगे। तो अभी तक हमारे पास क्योंकि कंपनी के लिए तो शेड्यूल अवेलेबल थे, बाकी अदर देन कंपनीज के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं था, तो हम जैसे भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस भी पर्टिकुलर डिजाइन में बनाना चाहें हम बना दिया करते थे। बट नाउ 1 अप्रैल 2025 से इंस्टीट्यूट ने इस चीज को एटलीस्ट उन सभी केसेस में मैंडेटरी कर दिया है जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर रहा है। तो सवाल उठता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कब करता है। तो ऑब्वियसली जब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाता है वहां पर सीए को साइन करने की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं जहां पर सीए को साइन करने की जरूरत नहीं है तो वहां पर आज भी आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं जो जाने अनजाने में अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय हो जाती हैं, जिनसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल ऐसी 18 गलतियों के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं किसी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए विकास शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आइए आज का ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। समझते हैं ऐसी 18 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है और उनका ध्यान रखना है जब भी आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं किसी प्रोप्राइटरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए, एलएलपी के लिए या एचयूएफ के लिए, एटलीस्ट जहां पर आप साइन करने वाले हैं उन केसेस में तो आपको स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज द इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो उसमें आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी डिस्क्लोज करना होता है। अब सवाल उठता है व्हाट इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो देखिए आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, आप रेवेन्यू का रिकग्निशन करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो एज एन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट की हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी होती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये एक्चुअली में मैं जितनी भी बातें आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जो ये कहता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर एज एन नोट्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो वहां पर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी डिस्क्लोजर प्रॉपरली दे दें। द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंसेस विद द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों हमारे इंडिया में जो ज्यादातर अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं, मेथड फॉलो करते हैं, वो अक्रूवल मेथड होता है। हाउएवर देयर इज अ वन मोर मेथड विच इज द कैश मेथड, बट जनरली हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अक्रूवल मेथड हमारा AS1 में भी डिफाइंड है जिसमें कहा जाता है कि आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज करने हैं, ना कि कैश बेसिस पर।
तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, भले ही अभी उस एक्सपेंस को आपने ड्यू नहीं किया है, जस्ट पेमेंट किया है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में वो उसी पर्टिकुलर ईयर में या पीरियड में रिकॉग्नाइज होना चाहिए जिस ईयर से वो रिलेटेड है। तो इसका मतलब हम यहां पर जो मेथड फॉलो करेंगे वो अक्रूवल फॉलो करेंगे। तो जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो उसमें इस बात का ध्यान रहे कि जो भी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन द अक्रूवल कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि अक्रूवल के साथ साथ कैश मेथड को भी मिक्स कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगी, या तो वो ओवर दिखेगी या अंडर दिखेगी। सो बेसिकली वहां पर मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी का एक इशू अराइज हो जाएगा। देन वी हैव अ थर्ड आइटम विच इज द रिलेटेड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। दोस्तों एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए जो AS2 में कहा गया है वो ये कहता है कि आपको अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट प्राइस और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पर वैल्यू करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं वो ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट जैसी हो सकती है। तो अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को मान लीजिए ओवर वैल्यू कर दिया है तो ऐसे में आपका प्रॉफिट भी आपको ज्यादा दिखाई देगा, वेयर एज अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया है तो आपका प्रॉफिट भी आपको कम दिखाई देगा। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करें तो वहां पर AS2 का ध्यान रखें, आपको कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होगा। नेक्स्ट आइटम दैट वी हैव इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन इश्यूज। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का याद रखना चाहिए जिसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात की गई है। जनरली हम किसी भी रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम उस गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं या सर्विस रेंडर कर देते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं वो भी हमने ट्रांसफर कर दिए होते हैं, लाइक इन ओनरशिप हमने ट्रांसफर कर दी है। तो ऐसे में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस रेवेन्यू को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कहीं वो प्री मैच्योरिटी के बेसिस पर तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना तो चाहिए था बट आपने उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो जस्ट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कोई रेवेन्यू आपसे छूट ना जाए रिकॉग्निशन से और कोई रेवेन्यू आप एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज ना कर लें विच शुड बी रिकॉग्नाइज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब अगर आप ये गलती कर देते हैं तो उस केस में आपकी जो इनकम होगी वो मिस रिपोर्टेड हो जाएगी, मतलब वहां पर या तो आपकी इनकम ज्यादा रिपोर्ट हो जाएगी या कम रिपोर्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू जो होनी चाहिए थी। दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक में है दैट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द प्रोविजन फॉर द नॉन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज। आप सब जानते हैं हमारी अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पर चलती है जिसमें कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस आपको इंकर करने हैं, कोई लॉसेस हैं, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखें। उसी को हम बेसिकली नाम देते हैं दोस्तों प्रोविजनिंग। तो अगर आपको मालूम है फ्यूचर में मुझे कोई एक्सपेंस पे करना है तो उसके लिए आप पहले से ही प्रोविजन बनाते हुए चलें। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मालूम है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे ऑडिट फीस पे करनी पड़ेगी बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर का मेरा ऑडिट होना है, तो आप ऑडिट फीस का प्रोविजन बनाए। सिमिलरली आपको रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपेंसेस हैं जो जनरली आप एरियर्स के बेसिस में पे करते हैं, तो वहां पर आपको प्रोविजनिंग करनी चाहिए। तो यहां पर मेक श्योर करें आप कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो उन सभी आइटम्स को आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें जहां जहां पर आपको प्रोविजंस बनाने की रिक्वायरमेंट है एंड अकॉर्डिंगली आप उन लाइबिलिटीज के लिए, एक्सपेंसेस के लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाते हुए चलें सो दैट आपकी इनकम स्टेटमेंट एक ट्रू एंड फेयर व्यू आपको देती रहे। अगर आप इस गलती का ध्यान नहीं रखते हैं या ये गलती आपसे हो जाती है तो अगेन इशू ये होगा कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट दिख रहा है वो भी गलत दिखाई देगा, एज वेल एज जो आपकी बैलेंस शीट में असेट एंड लाइबिलिटीज हैं वो भी गलत रिपोर्ट हो जाएंगी। दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम जो यहां पर कॉमन मिस्टेक्स में है दैट इज द रॉन्ग क्लासिफिकेशंस ऑफ द कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समटाइम दोस्तों हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कुछ ऐसे खर्चे इंकर करते हैं जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं।
तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो अगेन यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आप अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इमेजिन करिए कोई एक्सपेंस जो कि रेवेन्यू नेचर का है, जो P&L में जाना चाहिए था, अगर आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया तो उससे आपकी असेट इन्फ्लेट हो जाएंगी, वेयर एज अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया, तो वो आपके प्रॉफिट्स को कम कर देगा। एंड अगेन वहां पर जो नंबर्स दिखाई देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वहां पर एक ओवरव्यू देंगी, वो गलत होगा। तो ऐसे में आपके प्रॉफिट्स एज वेल एज आपकी जो असेट्स हैं वो बड़ी ही गलत पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कर पाएंगी। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसी के लिए सही नहीं होगा उनको इंटरप्रेट कर पाना या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज एन रेफरेंस यूज कर पाना। इसके बाद हमारे पास जो कॉमन मिस्टेक में है, दैट इज द इम्प्रॉपर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग हमें अपनी जितनी भी फिक्स असेट्स हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, और डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए देयर इज अ सिस्टमैटिक मेथड, देयर इज अ सिस्टमैटिक रेट जो हमें अप्लाई करना होता है। अगर आप डेप्रिसिएशन के मेथड्स में डेविएशन कर देते हैं या डेप्रिसिएशन के रेट्स को सिस्टमैटिकली फॉलो नहीं करते हैं, इट मींस वहां पर आपका डेविएशन आ जाता है, तो उस केस में जो आपके फिक्स एसेट्स की पोजीशंस है या जो एक्चुअल नंबर वहां पर होने चाहिए वो खराब हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन भी वहां पर डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करें, जिस पर्टिकुलर असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए वहां पर आप डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करें, और जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो उसका एसेट का यूजफुल लाइफ आप प्रॉपरली कैलकुलेट करें, साथ के साथ उसके रेट्स देखें, और ये सभी चीजें आप सिस्टमेटिकली फॉलो करें। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आइटम है दैट इज द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। सो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? बेसिकली वो लाइबिलिटीज जो आज की डेट में तो आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, बट फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पर आपकी वो लाइबिलिटी बन सकती हैं। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस बात को समझें, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कोर्ट में केस चल रहा है और अभी उस केस का जजमेंट नहीं आया है, बट अगर वो जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आता है तो वो लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार की जो लाइबिलिटीज हैं जो फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटीज बन सकती हैं बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट्स, तो उस लाइबिलिटी को हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है कि आपको अपनी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाना चाहिए। ये जनरली टैक्स मैटर्स हो सकते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ऑल्दो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपकी बैलेंस शीट में ना तो लाइबिलिटी में रिपोर्ट होते हैं ना ही असेट में रिपोर्ट होते हैं, बट स्टिल ये आपके फुट नोट में रिपोर्ट होंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको इसको डिस्क्लोज करना होगा, सो दैट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी रीड करे उसको इस बात का भी आइडिया लग जाए कि आपके पास फ्यूचर में इस प्रकार की भी लाइबिलिटी आ सकती है। इसके बाद आता है दोस्तों एरर इन दी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। जब भी आप फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को याद रखिएगा। AS 11 आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है कि आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में कोई फ्लक्चुएशन आता है जो अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों ही सिनेरियो में हो सकता है, तो आपको उसको किस प्रकार से अपनी अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज करना है। अगर वो फॉरेन करेंसी किसी पर्टिकुलर असेट से रिलेटेड है तो आपको उसको कैपिटलाइज करना है या डाउन करना है, वॉट एवर द केसेस, तो आपको यहाँ पर फॉरेन करेंसीज के ट्रांजैक्शन पर एक स्पेशल अटेंशन पे करना होगा, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर पाएं। इसके बाद आता है दोस्तों अपने 10th नंबर पर, दैट इज द नॉट अकाउंटिंग फॉर द प्रायर पीरियड आइटम सेपरेटली। दोस्तों समटाइम ऐसा होता है कि हम जिस फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास कुछ ऐसी आइटम्स आ जाती हैं विच मे बी योर एक्सपेंस पार्ट, विच मे बी योर इनकम पार्ट, विच इज रिलेटेड टू द प्रायर फाइनेंशियल ईयर। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, लेकिन वहां पर मेरे पास कुछ ऐसी आइटम्स मेरे सामने आती हैं which is related to the financial year 22-23 या 23-24 as the case may be, तो ऐसे में हमें उन्हें भी सेपरेटली रिकॉर्ड करना होगा, सो दैट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी कोई देखे तो उस इस बात का आइडिया लग जाए
कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन ऑफ लाइक 24-25, उसमें ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं, ये पर्टिकुलर आइटम्स हैं जो एक्चुअली में उसके भी पिछले साल से रिलेट करती हैं, तो वहां पर सेपरेटली उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले पार्ट को देखेंगे तो वहां पर इस बात का अलग से ही डिस्क्लोजर दिया जाता है, आइटम विच इज रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड आइटम। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रायर पीरियड आइटम्स सेपरेटली रिपोर्ट करनी है ताकि एक डिफरेंशिएशन इजीली क्रिएट हो सके आपके करंट ईयर में एज वेल एज आपके प्रायर ईयर से। 11th नंबर पर हमारे सामने एक कॉमन मिस्टेक है, दैट इज द नॉट कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट एप्रोप्रिएटली। दोस्तों बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा AS 16 में कवर है और AS 16 ये कहता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर असेट्स को बेस्ड ऑन द लोन कैप्चर किया है, मतलब आपने लोन लेकर अमाउंट बोरो करके उस पर्टिकुलर असेट को एक्वायर किया है, तो उस बोरोइंग कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करना होगा। मतलब मान लीजिए मैंने कोई असेट खरीदा और असेट खरीदने के लिए मैंने लोन लिया, तो उस लोन पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उसको मुझे कैपिटलाइज करना होगा बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट का गलत ट्रीटमेंट कर दिया, इसका मतलब आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था, आपने उसको P&L में ट्रांसफर कर दिया, या आपको P&L में ट्रांसफर करना चाहिए था बल्कि गलती से आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो जैसी भी सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली वहां पर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू निकल कर आएगा वो ऑब्वियसली ट्रू एंड फेयर व्यू आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आपके गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर स्टेटेड हो जाएं या ओवर स्टेटेड हो जाएं। तो अकॉर्डिंगली आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और मिस्टेक हो जाती है जनरली, विच इज द नॉन सेग्रीगेशन ऑफ द करंट एज वेल एज नॉन करंट लाइबिलिटीज और असेट्स। तो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर आप करंट आइटम और नॉन करंट आइटम में सेग्रीगेशन नहीं करते हैं तो अगेन ये आपको गलत रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशंस एक्चुअली में आपको हेल्प करता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के रेशियो एनालिसिस करते हैं। वहां पर जब आप उसकी लिक्विडिटी को असेस करते हैं तो वहां पर करंट और नॉन करंट का एक अच्छा खासा रोल प्ले होता है। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम विच शुड बी क्लासिफाइड एज एन करंट, आपने उसको नॉन करंट में क्लासिफाई कर दिया, या नॉन करंट में होना था करंट में क्लासिफाई कर दिया, तो ऑब्वियसली वहां पर जो आपके रेशियोज कैलकुलेट होंगे, जो लिक्विडिटी कैलकुलेट होगी, वो भी गलत ही कैलकुलेट होगी। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि पर्टिकुलर आइटम जो करंट में क्लासिफाई होनी चाहिए थी आप उसको करंट आइटम में लेकर जाएं, चाहे वो लाइबिलिटी हो चाहे वो असेट हो, और अगर नॉन करंट से रिलेटेड है तो वो नॉन करंट में क्लासिफाई हो। फॉर योर रेफरेंस, करंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर आइटम है जो कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड की हुई है या शॉर्ट टर्म में मुझे पे करनी है उसको हम करंट में लेकर जाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या असेट्स हैं उसको हम नॉन करंट आइटम्स के अंदर क्लासिफाई कर देंगे। इसके बाद जो कॉमन गलती यहां पर देखी जाती है दोस्तों, दैट इज द नॉट रिवैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर मार्केट वैल्यू। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बिजनेसेस में जनरली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और हमें उन इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू भी करना होता है। बैलेंस शीट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग हमें उन सभी इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू करना है एट अ फेयर मार्केट वैल्यू। तो यहां पर आप जो जनरली मिस्टेक्स कर देते हैं वो ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू ही नहीं करते हैं, आप उन इन्वेस्टमेंट्स को एट अ कॉस्ट प्राइस ही कैरी ओवर करते रहते हैं। तो अगर आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप उन इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू जरूर करिएगा एट अ फेयर मार्केट वैल्यू। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे या तो वो अंडर स्टेटेड होंगे या ओवर स्टेटेड होंगे। तो मेक श्योर कि आप उसका इन्वेस्टमेंट्स का रिवैल्यूएशंस भी टाइम टू टाइम करते रहें। नेक्स्ट वी हैव अ पॉइंट नंबर 14 विच इज द इग्नोरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट्स कह सकते हैं या आप गवर्नमेंट सब्सिडीज कह सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये ग्रांट्स या सब्सिडी रिसीव होती रहती हैं। तो ऐसे में हमारा AS 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिली हैं पर्टिकुलर किसी असेट के लिए, पर्टिकुलर किसी एक्सपेंस के लिए, वो आपको सेपरेटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। रादर आप उस पर्टिकुलर आइटम में से ही उसको एडजस्ट करके रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं,
मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर असेट परचेस करने के लिए ग्रांट मिली, असेट मैंने परचेस किया 1 लाख रुपीस का और ग्रांट मुझे मिली है 20,000 की, तो ऐसे में मुझे असेट को रिपोर्ट करना है 80,000 रुपीस से, विच इज रिजल्ट टू 1 लाख रुपीस परचेस प्राइस माइनस 20,000 रुपीस का मेरा ग्रांट रिसीव हो गया। सिमिलरली अगर मुझे किसी एक्सपेंस के लिए कोई सब्सिडी मिल रही है तो मैं उस एक्सपेंस को भी उस सब्सिडी के अमाउंट में से माइनस करते हुए, नेट करते हुए ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करूंगा। तो यहां पर जनरली लोग क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो ग्रांट उन्हें रिसीव हुई है या सब्सिडी उनको रिसीव हुई है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं एक एडिशनल सोर्स की तरह से, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट ही उसको एडजस्ट करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना है जिस पर्टिकुलर आइटम के लिए आपको वो सब्सिडी या ग्रांट रिसीव हुई है। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 15 में है, दैट इज द क्लबिंग ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका बिजनेस का एक्सपेंस कौन सा है और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उनका सेग्रीगेशन करते हुए उसको प्रॉपर अकाउंटिंग दें। अगर आप प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं और आपके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो आप उसे ड्राइंग्स में लेकर जाएं। अगर यही मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म्स की तो आप उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको रूट करें। तो यहां पर आप मिक्सिंग ना करें। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपेंस है विच इज पेड बाय योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो आप अकॉर्डिंगली उसकी अकाउंटिंग करें और उसको सेग्रीगेट करते हुए जहां पर उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे एक्सपेंसेस भी इंकर कर दिए हैं या ऐसी इनकम भी इंक्लूड कर ली हैं which is not related to business, rather वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल इनकम्स थी। दोस्तों पॉइंट नंबर 16 हमारे पास है, दैट इज नॉट एडजस्टिंग द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्रॉपरली। आप सब लोग जानते हैं कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम पे तो आज कर देते हैं लेकिन उसका जो हमें बेनिफिट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें मिलना होता है, और जनरली इस तरह के एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जब भी हम कोई एक्सपेंस इंकर करते हैं तो उसको हमें देखना होगा कि उसका बेनिफिट हमें कितने टाइम में मिलने वाला है। अगर तो वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मिलना है तो हम उसको स्ट्रेट अवे अपने P&L में चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है तो ऐसे में हम उस एक्सपेंस को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से ट्रीट करते हैं और उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमर्टाइज करते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन यहां पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो पिक्चर होगी वो अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड हो सकती है। तो आप प्रॉपरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कैटेगराइज करें और उसका सही ट्रीटमेंट आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड करें। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम है दैट इज द नॉन रिकॉर्डिंग और मिस क्लासिफिकेशंस ऑफ द ट्रेड और रिबेट्स। दोस्तों एज एन बिजनेस आपको बहुत बार ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होते हैं या आप पे भी करते होंगे अपने कस्टमर्स को, या आपको रिबेट्स रिसीव हो जाती हैं। रिबेट इज अगेन कॉल्ड एज डिस्काउंट्स, और आप अपने कस्टमर्स को भी ऑफर करते होंगे। तो सवाल उठता है कि हम अपनी इन डिस्काउंट्स को, ट्रेड डिस्काउंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे अकाउंट फॉर करें, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करें। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर AS9 हमें क्लियरली कहता है कि जब भी आप कोई ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो आप अपने रेवेन्यू में से ही उसको नेट ऑफ करते हुए अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका मतलब ऐसे समझिए आपने 1 लाख रुपए की सेल करी और आपने 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो अब मैं अपना रेवेन्यू 1 लाख रुपए से रिकॉग्नाइज करूं और मैं डेबिट साइड में डिस्काउंट को 5,000 रुपए से डालूं, ऐसा करना गलत होगा। AS9 स्ट्रिक्टली सेज कि आपका यहां पर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो 95,000 रुपीज से होना चाहिए। एंड द सेम केस इज विद द योर एक्सपेंस पार्ट। अगर आपने कोई खर्चा किया है जहां पर बेसिक वैल्यू 1 लाख रुपए है लेकिन आपको 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो आप अपनी जो परचेज होगी या अपना जो एक्सपेंस होगा उसको नेट वैल्यू से ही रिपोर्ट करेंगे, दैट इज द 95,000। आपको सेपरेटली उस रिबेट को अपनी इनकम बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं और ये गलती नहीं करते हैं तो इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ वहां पर जो मैचिंग है आपके कॉस्ट की और रेवेन्यू की वो भी प्रॉपर होती रहेगी।
एंड दोस्तों हमारे पास लास्ट पॉइंट है, दैट इज नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स आफ्टर अकरिंग बैलेंस शीट डेट। दोस्तों समटाइम ऐसा होता है कि हम बैलेंस शीट तो बना रहे हैं 31 मार्च 2025 की, लेकिन हम उस बैलेंस शीट को साइन करने बैठ रहे हैं लेट्स से इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। तो ऐसे में कुछ ऐसे इवेंट्स अकर हो जाते हैं जो अराइज तो हुए हैं बैलेंस शीट की डेट के बाद, लेकिन हमारे साइन करने से पहले अराइज हो गए हैं। तो जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करें, हमें उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन इवेंट्स को भी डिस्क्लोज करना चाहिए जो एक्चुअली में बैलेंस शीट की डेट के बाद अराइज हुए हैं, लेकिन हमारे साइन करने से पहले अराइज हो गए हैं। जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, अप्रैल के मंथ में कंपनी को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लूज हो गया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अब लॉस में आ जाएगा। तो ये इवेंट हमारा अकर हुआ है बैलेंस शीट की डेट के बाद। बैलेंस शीट की डेट वाज 31 मार्च 2025, लेकिन हमारी रिपोर्ट साइन करने से पहले, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने से पहले ये इवेंट हो चुका है। तो ऐसे में हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका भी डिस्क्लोजर करना चाहिए, सो दैट जब भी कोई स्टेक होल्डर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करे, रीड करे, तो उसको इस पर्टिकुलर आइटम पर भी एक क्लैरिटी मिल जाए और वो अपने एनालिसिस को अकॉर्डिंगली इजी बना पाए। तो दोस्तों ये हैं कुछ मिस्टेक्स जो कॉमनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जाने या अनजाने में हो जाती हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया है, सो दैट जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो आप इन बातों का ध्यान रखें और ये गलतियां आपसे ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आपसे मुलाकात करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।